हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं उनको मैं बता दूं, वो डीटी से जाने माने फैकल्टी हैं। एंड उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जी जी, बस वो जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं। मैं उनको लेता हूं लाइव एंड बातें करते हैं उनसे। वेट 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 वेट। हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई एम नमस्ते सर। सी डॉक्टर अमित मंडल फ्रॉम जयपुर। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल जी, आवाज आ रही है। हेलो एवरीवन, कै- हेलो। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं लॉकडाउन में? सर हम भी अच्छे ही हैं। अगर जिन्हें नहीं पता है कि सर कौन है, तो मैं बताना चाहता हूँ। सर डीटी पे आईडीटी पे जाने माने टीचर हैं और इंटर में भी टैक्स पढ़ाते हैं। अमित खंडाल सर हैं ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने टैक्सेशन में डॉक्टरेट कर रखी है, जिसके साथ में इनके नाम पे आगे डॉक्टर वर्ड जरूर लगता है। बहुत तो बढ़िया, आज ये थैंक यू सो हमारे मच। साथ हमारे साथ ये अपने नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। और आप सबकी जो भी क्वेरी है वो भी ली जाएगी साथ साथ। तो सर स्टार्ट करें फिर। बिल्कुल जी, बिल्कुल स्टार्ट करिए। सर अगर मैं आईडीटी से स्टार्ट करूं तो सर सबसे पहले तो ये आता है कि एज अ स्टूडेंट कि जब हम जीएसटी पढ़ते हैं तब वो समझ में आ रहा होता है, मतलब इजी बिल्कुल लगता है जी, सब्जेक्ट बिल्कुल। इन कंपेयर टू यस। डीटी। बट जब एग्जाम में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो कुछ ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है, या फिर कुछ ट्रिकी लगता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और नंबर नहीं आ बिल्कुल। पाते। तो हाँ सर हाँ। क्या मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन है जो आप बच्चों के सामने रखना चाहते हैं? देखिए, प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, स्टूडेंट्स जीएसटी को पढ़ते जरूर हैं, और एक होता है कि उसको नॉर्मली रीड आउट करना और उसको बस पढ़ लेना, ठीक है, कॉन्सेप्ट को नहीं समझना। तो मेरा ये सोचना है कि स्टूडेंट्स को जब जीएसटी को वो पढ़ रहे होते हैं, तो उनको बेसिकली कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उन्होंने कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा फोकस करने की नीड है। और जितना हो सके जो केस स्टडीज होती हैं बेसिकली, और जी जो जी सर। अपने इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और जो अपने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर हैं, जो इंस्टीट्यूट की एमटीपीज है, आजकल तो बहुत सारा मटेरियल आईसीएआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आपको इधर उधर कहीं जाने का नीड नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि जैसे सपोज आपने सप्लाई वाले चैप्टर को पढ़ा, तो सप्लाई का कॉन्सेप्ट पूरा सेक्शन 7 में डिस्क्राइब है। आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसके जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल तो उसमें नहीं होगा लेकिन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में दे रखे हैं। आप उनको कैसे अटेम्प्ट करें, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने माइंड को अप्लाई करने की कोशिश करिए। हम क्या सोचते हैं कि जैसा हमने सेक्शन 7 में पढ़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। वो एक सिचुएशन पर बेस आता है, और सिचुएशन को जब तक आप अच्छे तरीके से उसके क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तब तक वो सिचुएशन के बेस पर आप आंसर नहीं दे सकते। तो मेरा कहना है आप कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करो, और प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड है। अब इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकली क्वेश्चंस बनाने की ओर बढ़ रहा है। पहले जो 2 3 4 अटेम्प्ट गए हैं उसमें जरूर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा इजी वे में बनाया, लेकिन अब क्वेश्चंस का बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक आईसीआई के पास अवेलेबल हो गया है। सो आई थिंक कि उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को। ओके। और सर जैसा हमें पता है कि एज एन फाइनल स्टूडेंट अगर आप आईडीटी के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सेक्शन सब हम्म। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बहुत बहुत ऐसा क्या इंपॉर्टेंट। होता है कि सर हम हर सेक्शन को याद तो रख नहीं सकते। बिल्कुल तो जी। सर किस तरह से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सेक्शन के साथ सब सेक्शन के साथ तो रूल्स भी आ जाते हैं। तो बहुत बहुत सर बहुत आता ऐसा ऐसा है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्किप ना करें उन सेक्शंस को, और कुछ है। सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, कुछ ऐसा है कि सर सारे सेक्शन तो पॉसिबल नहीं है याद रख पाने। तो कुछ बिल्कुल ऐसा सही कह रहे इंपॉर्टेंट कि सर ये टॉपिक के सेक्शन आपको याद होने चाहिए, कुछ ऐसा सर? हैं।
देखिए एक्चुअली सेक्शन सबसेक्शन रूल इसके ऊपर स्टूडेंट्स कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा, आपको मैं बताऊं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये। और मैंने इस कंफ्यूजन को आज से 6 महीने पहले, बिफोर 6 मंथ्स, मैंने एक AIR है जो अजय अग्रवाल, जो जयपुर से ही है, जी जी सर। उनकी कॉपी थी मेरे पास, सर्टिफाइड कॉपी थी CA फाइनल की, जिसमें उन्होंने 88 आई थिंक स्कोर किया 100 में से IDT के अंदर। और अजय अग्रवाल से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, वो मेरे साथ क्लासेस में भी है अभी। तो मैंने उसकी सर्टिफाइड कॉपी ली और मैंने उस पर एक वीडियो बनाया यूट्यूब पर। वो यूट्यूब पर वीडियो मेरा अभी भी अवेलेबल है। उसमें मैंने उसकी कॉपी को बिल्कुल डीप एनालिसिस करके दिखाया स्टूडेंट्स को, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट को जब तक अपन विद एविडेंस नहीं जाएंगे ना, तो वो उसको मानेगा नहीं। तो मैंने जब अजय अग्रवाल की कॉपी दिखाई, तो मैं ये मानता हूं कि सेक्शन लिखने से इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पर, क्योंकि मैं 5 साल तक एग्जामिनर भी रहा हूं ICAI के साथ एग्जामिनेशन पैनल में। लेकिन मैंने ये देखा है कि कहीं भी जब कॉपी चेक होती है, तो जो आंसर की एग्जामिनर को दी जाती है, उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं होता है कि स्टूडेंट को सेक्शन नंबर लिखने पर इतने नंबर दिए जाएं। पहले मैं जब CA कर रहा था तो मैं भी यही सोचता था कि मुझे हर आंसर के अंदर सेक्शन नंबर लिखना जरूरी है। लेकिन जब मैं एज एग्जामिनर में आंसर की को देखता हूं, तो उसमें ये कहीं भी नहीं मेंशन होता है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में ये है कि आप उसका सेक्शन नंबर भी कॉट करो और आप उसका रेलिवेंट केस भी बताओ, तो वहां पर जब तक आप सेक्शन नंबर नहीं लिखोगे, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आप 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दो जिसमें वो सेक्शन नंबर के लिए बोलेगा आपको, बाकी क्वेश्चंस में अगर आप सेक्शन नंबर नहीं भी लिखते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कोई मार्क्स रिडक्ट नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि साहब फाइनल में तो सेक्शन और रूल लिखना जरूरी है, वरना आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे। मैंने अजय अग्रवाल की कॉपी दिखाई है, उसके कुछ क्वेश्चंस में उसने एक भी सेक्शन नहीं लिखा और उसको 4 में से 4 नंबर मिले हुए हैं ICAI से। और कुछ जगह उसने सेक्शन लिखे भी हैं, तो उसकी अलग से कोई मार्किंग नहीं है। मैंने उसकी पूरी कॉपी का डीप एनालिसिस दिखाया बच्चों को। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लें। अगर आपको कोई सेक्शन रूल याद है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन को देखते ही अगर याद आ जाता है, तो लिखना जरूर चाहिए, मना नहीं है, इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, लेकिन उसके मार्क्स अलॉटेड नहीं होते। तो आप इस चीज को लेकर तो बिल्कुल टेंशन नहीं ले कि मुझे सेक्शन नंबर याद नहीं है। तो मेरा बस यही स्टूडेंट कम्युनिटी को कहना है कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। आप सेक्शन को रटने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। और सर एक क्वेश्चन अभी आया हमारे बीच में स्टूडेंट से कि इस लॉकडाउन में सबकी पढ़ाई बहुत इम्पैक्ट हो रही है, जो ट्रैक पे थे वो ट्रैक से भटक भी रहे। तो सर कुछ ऐसा आपकी तरफ से सजेशन जिससे थोड़ा सा ट्रैक पे फिर वापस आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी 2 महीने का टाइम है बिल्कुल जी स्टडी के लिए। देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जब बहुत कम टाइम होता है तब भी हम बहुत परेशान होते हैं, और जब हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है तो भी हम बहुत परेशान होते हैं। तब भी परेशान होते हैं। अब जब हमारा मई एग्जाम था, तो स्टूडेंट्स में टेंशन थी कि यार अप्रैल आ गया और बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की, यार क्या होगा, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए, और अगर टाइम एग्जाम अगर एक्सटेंड हो जाए तो यार मजा आ जाए। मतलब फिर वो जब इंस्टीट्यूट ने उसको एक्सटेंड किया, तो बहुत सारे बच्चे रिलीफ में आ गए कि यार अब तो तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। तो फिर वो 2-4-5 दिन इधर उधर उन्होंने अपना वापस से मोबाइल फोन चालू कर लिए और सोशल नेटवर्किंग पर आ गए, और हलो शलो शुरू हो गया उनका। तो मेरा स्टूडेंट्स को ये कहना है कि ये जो लॉकडाउन का जो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, ये आप ये मानकर चलिए कि ये जो 2 महीना है, 1.5 महीना है, अब इसमें डिस्ट्रक्ट बिल्कुल ना हो। आप ये जो कोरोना की न्यूज को देखते हो, और वो कोई फैकल्टी लाइव आकर कह रही है कि साहब अब ऐसे हो जाएगा, अब वैसे हो जाएगा, आप बिल्कुल इन चीजों से दूर रहें और बिल्कुल फोकस करें अपनी स्टडी पर। और मैं ये कहता हूं स्टूडेंट्स को कि आप डिस्ट्रैक्ट इसलिए होते हो क्योंकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है पढ़ने को लेकर, आप कौन से टाइम पर पढ़ते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब उस समय पढ़ने बैठते हो जब डिस्ट्रक्शन ज्यादा होते हैं, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। आप अपना स्टडी प्लान ऐसा बनाइए कि जहां पर डिस्ट्रक्शन बहुत कम हो। और मैं मानता हूं कि सुबह अगर आप 3-4 बजे उठ जाएं और सुबह 9-10 बजे तक, क्योंकि 9-10 बजे बाद ही ज्यादा हलचल शुरू होती है फैमिलीज में, तो वो जो 6 घंटे का सुबह का टाइम है ना, वो 6 घंटे का जो स्लॉट है, वो आपके लिए समझ लीजिए आप 50% पढ़ेंगे ना तो आपको 100% याद होगा। ये 6 घंटा जो शुरू का मॉर्निंग वाला है ना, इसमें डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा कम होते हैं। और फिर वो जो शाम वाला टाइम होता है, शाम वाले टाइम के अंदर आप थोड़ा सा गपशप भी करो,
लेकिन ये जो पूरा दिन लेकर बैठने वाली चीजें हैं और कोरोना न्यूज को देख रहे हैं और उसका वीडियो देख रहे हैं कि यार एग्जाम और एक्सटेंड हो जाएगा। अभी स्टूडेंट कम्युनिटी में एक चीज और आ रही है कि साहब हो सकता है नवंबर के साथ ही करा दे इंस्टीट्यूट, लेकिन मैं आपको यस सर, सच मेरे पास बताऊं भी अभी मैसेज आ ऐसा रहा है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मेरे ऐसा पास भी नहीं है। बहुत मैंने मैसेज आ रहे हैं काउंसिल सर बार मेंबर, बार। हाँ मैंने काउंसिल मेंबर से भी बात किया, उन्होंने बोला अमित जी इससे सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो हम जहां तक कोशिश है, देखो अगर सिचुएशन ही कंट्री में ऐसी हो गई तो हम जरूर नवंबर पर जाएंगे, लेकिन आप ये मान लो 99% चांस है कि पहले ही होगा एग्जाम। हम कैसे भी कराएंगे उसको, सोशल जो अपना जो गैप है उसको रख के कराएंगे, लेकिन अभी कराएंगे, ऐसा नहीं है। तो हाँ स्टूडेंट्स सर, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो। आईसीआई ने बोला भी थी वो 50% ऑक्यूपेंसी पे करवाई थी एग्जाम, और हर चीज का बिल्कुल उन्होंने जी, क्लैरिफाई किया। अब उसके बाद भी डाउट आ रहे हैं स्टूडेंट पे, क्या कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से आईसीआई टेक केयर कर रहा है उस चीज को। हमारी टाइम तो प्रिपरेशन में होनी चाहिए, ज्यादा अच्छी बात है। भाई मैं और ये नहीं समझ पा रहा हूँ स्टूडेंट्स इस बात को लेकर क्यों परेशान हो रहे हैं कि भाई वो होगा नहीं होगा। जब मैं एग्जाम था तो वो इस बात को टेंशन में थे कि भाई जून में हो जाएगा, फिर जून में भी वो टाइम कम पड़ने लगा, बोले यार अब जुलाई हो जाएगा। तो आप इन चीजों में दिमाग मत लगाओ यार, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। आप तो ये मानो कि जो टाइम अभी इंस्टीट्यूट ने दे दिया ना, तो वो एक्स्ट्रा टाइम हो गया आपका, आप उसको और रिवाइज करो और अपने मॉक टेस्ट निकालो। अब तो इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट भी लॉन्च कर दिए हैं, अभी यस वेबसाइट सर, के ऊपर मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया। यस तो सर, आप आईसीआई प्रैक्टिस करो फर्स्ट, यार। जी फर्स्ट ग्रुप का तो इंटर का आ चुका है, ऑलमोस्ट सारे पेपर का, एंड फाइनल का भी आ चुका है फर्स्ट ग्रुप का। एंड तो आप उसका बेनिफिट उठाओ, मतलब ये सब चीजें डिस्ट्रक्ट होने की नीड नहीं है यार, बिल्कुल डिस्ट्रक्ट नहीं होना है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आईसीए ने जो निकाला है वो सैंपल बेस्ड निकाला है, पर वो ऐसा लगता नहीं कि सफिशिएंट है। और क्या वो करना सफिशिएंट है, या फिर किस तरह से वो प्रिपेयर करें एमसीक्यू क्वेश्चन को? देखिए मैं आपको ये बताऊं, एमसीक्यू को लेकर स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं। सबसे पहली बात, एक तो उनके माइंड में ये रहता है कि यार एमसीक्यू का प्रैक्टिस बहुत कम है। तो मैं आपको ये बता दूं, आप एमसीक्यू का कितना भी प्रैक्टिस कर लो वो आपको कम ही लगेगा। सबसे जो बेस्ट तरीका मुझे लगता है एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का, उसमें आपको पहली बात तो स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन है कि मैं एमसीक्यू को पहले अटेम्प्ट करूं या जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की जो कॉपी मिलेगी उसके बाद मैं अटेम्प्ट करूं। तो मैं स्टूडेंट से ये कहूंगा कि इन माय ओपिनियन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है उसको आप कितना भी अच्छा लिख लो, वहां आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते ही होते हैं। एमसीक्यू में चांसेस बहुत कम है मार्क्स डिडक्ट होने के। और बहुत सारे एमसीक्यू तो ऐसे भी मिलेंगे आपको एग्जाम में, जैसे एक एक नंबर वाले जो एमसीक्यू होते हैं ना, जिसका 1 मार्क्स है, वो बहुत ही क्वाइट इजी होते हैं। मतलब आपको देखते ही लग जाएगा कि यार 4 में से कौन सा वाला सही है। लेकिन जो 2 नंबर वाला एमसीक्यू है वो बड़ा ट्रिकी होता है। अच्छा, उसमें इंस्टीट्यूट के मैंने जो सैंपल पेपर देखे, मैंने कुछ प्रैक्टिस भी करवाई स्टूडेंट्स को। कई क्वेश्चन जो 2 नंबर का है वो आपको देखने में बड़ा इजी लगेगा, लेकिन आपको वहां बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जो देखने में इजी लग रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर है। और जो ट्रिकी वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का जो मैं आपको मेथड दे रहा हूं वो ये है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार 2 या 1 तो इसमें से ये तो हटा दो, इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल अप्रोच। भाई ये वाला आंसर तो होना ही नहीं चाहिए, इसको हटा दो। लेकिन जो 2 या 3 ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि भाई इन्हीं में से प्रोबेबल आंसर है, वहां पर आप थोड़ा सा फोकस करें और एक्सेप्शनल अप्रोच को लगाएं। जो बिल्कुल समझ में आ रहा है उसको पहले कर लें, लेकिन जो थोड़े भी कंफ्यूजिंग है उनको एक बार आप स्किप करते जाओ, क्योंकि टाइम अगर आपका वेस्ट हो गया, मैं कहता हूं 30 मिनट जो मिलेंगे ना आपको स्टार्टिंग के, उस 30 मिनट में आपका टारगेट होना चाहिए एमसीक्यू करने का। इट मे बी एक्सटेंड टू 40 मिनट, 45 मिनट, लेकिन आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगो तो जो पहले इजीली हो रहा है उसको करते जाओ आप, जो नहीं हो रहा है उसमें आप एक्सेप्शनल अप्रोच लगाओ। जैसे मान लो डी नहीं हो सकता, डी को हटा दो, सी नहीं हो सकता, सी को हटा दो। अब यार ए और बी में से कोई होगा, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में खेलते हैं ना, वो वाली यस सर। अप्रोच आप यहां पर लगा सकते हो। तो एमसीक्यू का प्रैक्टिस आपको कम ही लगेगा, लेकिन मैं आपको फिर एक बात बोलना चाहूंगा, आप ये मत समझो कि आप 1000 क्वेश्चन कर लोगे तो आप बहुत बड़ा गढ़ जीत लोगे, ऐसा नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा और उसके बाद में जितनी प्रैक्टिस अभी आईसीएआई की वेबसाइट पर है, आप उन क्वेश्चंस को दिल से कर लो, बिना आंसर को देखे कर लो, अपने माइंड को अप्लाई करके कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा और आपको अपने आप ट्रिक आ जाएगी सॉल्व करने। ओके
सर मोस्टली स्टूडेंट का ये डाउट्स हमेशा होता है, जो उनको एग्जाम के बीच में एक दिन की छुट्टी मिलती है। हम्म। हाँ, वो हाँ जी। उस चीज को यूटिलाइज कैसे करें, क्योंकि लगता है कि उनके पास सिलेबस बहुत है, तो हर चीज तो पढ़ हम्म। पाना या कवर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल सही और इस बात है, क्षेत्र, बिल्कुल सही तो बात है। सर उस एक दिन को कैसे यूटिलाइज करें कि ऐसा लगता है कि सबको मतलब हो रहा है, हर चीज मतलब मिक्स हो रही है हर चीज। तो देखिए सर कुछ ये प्रॉब्लम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मगअप होने की प्रॉब्लम लगती है तो सर क्या एक्चुअली। सजेशन, मतलब आप अगर आईडीटी और इंटर द टेक्स्ट के बारे में बोलना चाहें, एक दिन को यूटिलाइज करने को लेकर, तो हम देखिए कैसे अगर करेंगे? यहाँ यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैं आई वॉज अ स्टूडेंट, तो मेरे साथ भी ये होता था कि भाई उस समय तो खैर एक दिन का छुट्टी भी नहीं मिलता था। मतलब जैसे मेरा आज एग्जाम है तो नेक्स्ट डे एग्जाम होता था, मतलब बीच जी में जी गैप नहीं होता था हम लोगों के। तो उसमें एक प्रॉब्लम होती थी कि यार इतना बड़ा सब्जेक्ट है और फाइनल लेवल पर तो मतलब इतना बड़ा वॉस्ट सिलेबस है, उसको कैसे कवर करें। अब तो चलो स्टूडेंट को एक दिन का गैप भी मिलता है, फिर वो 15 मिनट का रिव्यू भी मिलता है एग्जाम में। तो मैं जहां तक समझता हूं, मैं क्या किया करता था कि जब मैं अपनी स्टडीज को करता था, तो मैं एक बार पूरी स्टडीज को मैंने कर ली, तो मैं आज से जब एग्जाम के 10 दिन पहले ही मैं एक प्लानिंग बनाता था। मेरा एक पास एक पेपर होता था, उस पेपर के अंदर मेरी ये प्लानिंग होती थी कि अगर कल एग्जाम है तो आज के दिन मेरे को क्या करना है। अगर मेरे पास 24 घंटे हैं तो इस 24 घंटे को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है। भाई आप जब एग्जाम देकर आते हो, तो देखिए उस दिन तो हमारा टायर्डनेस बहुत ज्यादा होता है। आप उस दिन कुछ हल्के फुल्के टॉपिक ले लो। जैसे सपोज करो मैं आपको इनकम टैक्स की स्ट्रैटेजी बताऊं, अगर मान लीजिए हमारा टैक्सेशन का पेपर है सीए इंटरमीडिएट का, और आप आज एग्जाम देकर आए हो, और आज आपको 4-5 घंटे आप निकाल सकते हो, तो उसके अंदर आप पहले छोटे जो चैप्टर्स हैं, आप सीधा बिजनेस प्रोफेशन या कैपिटल गेन को मत लो। आप उसमें अदर सोर्स वाला है, क्लबिंग है, सेट ऑफ है, ये ऐसे चैप्टर हैं कि ये 2 घंटे में 3 चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं आपके। जैसे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है, ये जो 4-5 चैप्टर है इनको आप पहले कर लो, और इनमें से 15 से 20 नंबर का एग्जाम में पेपर कवर हो जाता है आपका। अब आप जब रात को सो लेते हैं, 6 घंटे की नींद आपको बहुत जरूरी है लेना। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास अच्छे खासे 18 से 20 घंटे का एक टाइम फ्रेम होता है। उसमें आप फिर थोड़े से जो जिसे कहते हैं, जैसे पीजीबीपी का टॉपिक है वो बड़ा परेशान करता है, उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, कैपिटल गेन है, डिडक्शंस हैं, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 से 25 नंबर का वेटेज अकेले ये 3 चैप्टर कवर कर लेते हैं। तो आप अगले दिन इन 3 चैप्टर्स को उठाओ। अच्छा, आपको बीच बीच में ऐसा जरूर लगेगा दोस्तों कि सब कुछ मिक्स हो गया, मतलब आपके दिमाग में ऐसा लगेगा यार मुझे कुछ भी याद नहीं है, मतलब सारे सेक्शन मेरे मिक्स हो गए। लेकिन बिलीव बिलीव मी, ऐसा हर स्टूडेंट को लगता है, जिसकी मेरिट आने वाली है ना ऑल इंडिया, उसको भी लगता है। आपको बस अपनी प्रिपरेशन करते जाना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप एक दिन पहले रिवीजन करने बैठते हो, तो आपको कभी भी उसको एक बार याद करने के बाद अपने आप से बार बार पूछना नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जैसे कोई चीज याद नहीं आएगी, आपके मन में नेगेटिव फीलिंग आएगी। आपको बस उसको फटाफट फटाफट करते जाना है। अगर आपका पहले किया हुआ है, मैं आपको गारंटी देता हूं, जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर सामने होगा, आपको एकदम से सब कुछ क्लिक करने वाला है। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, ऐसा हर स्टूडेंट को लगता है, मुझे भी लगता था। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा, आप बिल्कुल उसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप अपना एक स्टडी प्लान बनाओ, एक दिन पहले का, 3 दिन अगर बीच में, जैसे आप मान लीजिए कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर 5 दिन का मॉक टेस्ट है तो 5 दिन का रिवीजन प्लान बनाओ, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके। और सर एक, जैसे आपने अभी पीजीबीपी का जिक्र करा, तो पीजीबीपी को लेकर एक सवाल था कि पीजीबीपी कॉन्सेप्ट सारे सेक्शन पढ़ लिए जाते हैं, हमने पूरा बिल्कुल। पढ़ लिया, लेकिन हम्म। जब क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात आती है, तो हम्म। कहीं ना कहीं बच्चे फंस जाते हैं उसमें कि वो चीज प्लस होना है या माइनस होना है या फिर स्क्रिप्ट करना है उसको। तो ये देखिए क्वेश्चन मेरे पास आया था। पीजीबीपी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल रियली में पीजीबीपी एक ऐसा चैप्टर है कि आप उसको कितनी भी बार पढ़ लें, आप उसको कितनी भी बार रिवाइज कर लें, आपको ऐसा ही लगता है कि यार इसका क्वेश्चन तो 100% सही होना बड़ा मुश्किल है। रीजन बीइंग दोस्तों, उसमें सेक्शंस बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, कौन सी चीज प्लस करनी है, कौन सी चीज माइनस करनी है, इट क्रिएट्स वेरी बिग प्रॉब्लम। तो दोस्तों मैं आपको उसका जो सबसे इजी तरीका है वो मैं आपको बता दूं, कि आप जब पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ लेते हैं,
तो आप कम से कम उसके 10 से 15 क्वेश्चन जो थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, जिनके अंदर आप ये मान लो कि नेट प्रॉफिट को बेस मानकर बहुत सारे एडलेस के एडजस्टमेंट करने हैं, ऐसे अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन एक बार निकाल लेते हैं, कॉपी में निकाल लो, कॉपी में निकालने का टाइम नहीं है, एक बार अपने दिमाग में सोच लो और जो फाइनल आंसर है वहां पर जाके देख लो कि आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। एक्चुअली क्या है कि अपन सेक्शन को कितना भी पढ़ लें, जब तक अपन उसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर 100% आपका क्वेश्चन पेपर में पीजीबीपी का क्वेश्चन सही नहीं भी होता है, तो हो सकता है फाइनल आंसर आपका मैच नहीं करेगा। अच्छा, फाइनल आंसर मैच नहीं करेगा और अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपका आधा नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट आप उसमें प्लस माइनस करके आ रहे हो, उसकी स्टेप मार्किंग के फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल और सजेस्टेड पेपर को जरूर देखकर जाएं। पीजीबीपी के क्वेश्चंस में बहुत सारे वर्किंग नोट बनते हैं, केवल प्लस माइनस करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्लस किया तो क्यों किया, माइनस किया तो क्यों किया, उसकी एक एक दो दो लाइन नीचे वर्किंग नोट में लिखना बहुत जरूरी है। और अगर पूरा सही नहीं भी है यार, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर कट जाएंगे, 6 नंबर आपको जरूर मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पीजीबीपी के क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट के 100% सही नहीं होते हैं। अगर मैं 500 कॉपी चेक करता हूं ना, तो 10 स्टूडेंट भी ऐसे नहीं होते जिनका पीजीबीपी का क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप इजीली उसके अंदर 80% तक मार्क्स बिल्कुल अचीव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके। और सर कुछ स्टूडेंट के ये क्वेश्चन थे कि अगर हम इंटर में जीएसटी अच्छे से पढ़े तो क्या ऐसा हेल्पफुल रहता है कि फाइनल में हमें उतनी ज्यादा उसके जो हमें एडवांटेज है वो फाइनल में भी हमें मिलती है, या फिर उतनी ज्यादा मेहनत हमें ना करनी पड़े, या सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं या नहीं होते? देखिए, बात ओनली जीएसटी की नहीं है। आप जीएसटी को इंटर में पढ़ रहे हैं, आप इनकम टैक्स को इंटर में पढ़ रहे हैं, आप अकाउंट्स कॉस्टिंग एसएफएम को इंटर में पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें आप लोगों को बहुत रिवॉर्ड देने वाली है। आप जब इंस्टीट्यूट का सिलेबस देखते हैं तो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि जो आईपीसीसी या इंटरमीडिएट होता है, दैट इज योर वर्किंग लेवल। वर्किंग लेवल का मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि आपको एक सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज मिल जाए। फिर जब आपका ट्रेनिंग होता है ना, वो जो 2.5 साल का ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग के अंदर भी ये नॉलेज आपको बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है। और जब आपकी इंटरमीडिएट की पढ़ाई और आपकी ट्रेनिंग 2.5 साल की, इन दोनों का कॉम्बिनेशन फाइनल में बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है, बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग। और मैं आपको बता दूं, फाइनल एग्जाम में केवल किताब पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, वहां पर आपके प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस हैं, स्पेसिफिकली टैक्सेशन वाले पेपर में, ऑडिट वाले पेपर में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और अकाउंटेंसी, जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको लगाने पड़ते हैं, वहां बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, दिस इज नॉट फॉर जीएसटी, फॉर योर इनकम टैक्स, फॉर योर जीएसटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, योर ऑडिटिंग पेपर, ये 4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि ये बहुत ज्यादा काम आएंगे फाइनल में। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर इनको बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपकी ट्रेनिंग में आपको बहुत मदद करेंगे। ओके। और सर जब भी हम सीए फाइनल आईडीटी की बात करते हैं तो हम एक सब्जेक्ट भूल ही जाते हैं। हम जीएसटी के बारे में तो याद रखते हैं पर कस्टम भूल जाते हैं, और कस्टम पे ध्यान नहीं जा पाता उतना, बल्कि जहां तक लगता है कि शायद कस्टम उतना डिफिकल्ट नहीं है। मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है कस्टम भी, 20 मार्क्स या 25 मार्क्स जो भी है। तो सर कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो पोर्शन छोड़ देते हैं या स्किप कर देते हैं, कहते हैं हमने जीएसटी अच्छे से कर लिया, दैट वाज सफिशिएंट। तो इज दैट राइट स्ट्रेटेजी कि हम कस्टम पे उतना ध्यान ना दें? देखिए, ये स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी गलती है फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। सीए फाइनल स्टूडेंट को क्या लगता है कि यार जीएसटी को अच्छे से कर जाओ, जीएसटी को अच्छे से कर जाओ। ऐसे इंटरमीडिएट में, इनकम टैक्स में बच्चों को क्या लगता है, पीजीबीपी कैपिटल गेन को जबरदस्त तरीके से कर जाओ। जबकि मैं आपको सही बता रहा हूं कि जो पीजीबीपी कैपिटल गेन है, या इधर आप जीएसटी को फोकस कर रहे हो, उससे ज्यादा स्कोरिंग, माना उसका वेटेज कम है, कस्टम का वेटेज कम है, लेकिन मैं कहता हूं कम मेहनत में ज्यादा अचीव करने वाली चीज है वो। आज आप इनकम टैक्स में अदर सोर्स वाला चैप्टर है, क्लबिंग है, सेट ऑफ है, हाउस प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, इतने छोटे छोटे चैप्टर हैं, मुश्किल से 3 घंटे में ये सारे चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं। लेकिन बच्चा फोकस क्या करता है, मैं पीजीबीपी कैपिटल गेन को अच्छे से करके जाऊंगा साहब, 20 नंबर तो मेरे वहां से आ जाएंगे। अरे भाई, नहीं आएंगे 20 नंबर, वहां से तेरे को उम्मीद लग रही है 20 की, नहीं आएंगे। ऐसा ही दोस्तों, जब आप सीए फाइनल में जीएसटी पर ज्यादा फोकस करते हो,
और कस्टम को साइड में रख के जाते हो। हाँ, कस्टम में एक चीज मैं आपको बता दूं, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाला पार्ट है वहां जरूर आप ये कर सकते हो कि भाई कस्टम को प्रेफरेंस ज्यादा देकर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो 4 नंबर भी दोस्तों कम नहीं होते हैं। उसमें भी मुझे पता है वो क्वेश्चन कहां से आएगा, या तो वो जो रिवॉर्ड स्कीम है वहां से क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, या वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन कस्टम पर आप ज्यादा फोकस करो, और कस्टम तो वैसे भी बहुत इजी कर दिया इंस्टीट्यूट ने। आप देखो वेयर हाउसिंग वाला चैप्टर हटा दिया, वेयर हाउसिंग का जो चैप्टर था उसमें बहुत सारे सेक्शन थे, वो सब हटा दिए इंस्टीट्यूट ने। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कस्टम पर आप पहले फोकस करो, कस्टम को पढ़ के जाओ। और मैं तो कहता हूं कि जिस दिन आपका पेपर होगा ना सीए फाइनल में, लास्ट पेपर होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, स्टूडेंट पहले से बहुत ज्यादा बर्डनफुल होता है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको, आप जिस दिन एग्जाम देके आते हो डीटी वाला, डायरेक्ट टैक्स वाला, उस दिन का जो शाम वाला टाइम है ना वो आप कस्टम पे लगा दो। कस्टम आपको जल्दी से समझ में भी आ जाएगी, और उस दिन क्या है, बच्चों का जो थकान होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। उस दिन वो जीएसटी जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को पढ़ेंगे ना, मजा नहीं आएगा। उस दिन आपका टारगेट होना चाहिए, यार आज कस्टम को निपटा के सोना है मेरे को। अगला पूरा एक दिन जो मिलेगा ना उसमें आप जीएसटी में अपनी ताकत लगाओ, उसमें आप आईटीसी चैप्टर पर फोकस करो, सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो, टाइम वैल्यू है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई, इन पर आप फोकस करो। लेकिन उस दिन वाले टाइम को, जो डीटी वाला पेपर का टाइम है, उसको आप पहले कस्टम में यूटिलाइज कर लो, क्योंकि कस्टम आपके नंबर बिल्कुल पक्के कर देगा। और मैं सच बता रहा हूं यार, बहुत क्वाइट इजी है कस्टम, बहुत इजी है। ओके सर, एट द एंड लास्ट क्वेश्चन कि क्या सजेशन देना चाहते हैं आप स्टूडेंट को इस वक्त? स्टूडेंट्स को लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा, दोस्तों जो भी प्रॉब्लम अभी बाहर चल रही है वो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, सबके साथ है वो प्रॉब्लम। आप फैमिली के साथ हैं, परिवार के साथ हैं। और मैं जहां तक समझता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जो पीजी में रहते थे, क्योंकि मेरा भी जहाँ ऑफिस है, मेरी क्लासेस है, वहाँ एक पूरा पीजी वाला एरिया है, अभी वो पूरा एरिया खाली हो गया है और सारे स्टूडेंट अपने घर चले गए हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि भगवान ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी है। और एक ऐसा समय जहां पर देखो 24 घंटे यार कोई नहीं पढ़ता, मैं आपको सही बता रहा हूँ। कोई कहता है ना मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ, कोई नहीं पढ़ता 18 घंटे 16 घंटे। मैं कहता हूँ यार आप 12 घंटे अच्छे से पढ़ लो दिल से, 6 घंटे सुबह का सेशन ले लो, 3-4 बजे उठ जाओ, 9-10 बजे तक यार खींच दो पढ़ाई को 6 घंटे। और इसके बाद आप यार 1 घंटे, जब आपके घर वाले सारे उठ जाते हैं ना, उस समय आप 1-1.5 घंटे की थोड़ी सी एक नींद ले लो यार, फिर वापस नहा धो के बैठ जाओ। और आपको मैं बता रहा हूं दिन में 3-4 घंटे आपको फिर भी फ्री मिलेंगे, अपने परिवार के साथ बैठो, मजे करो यार, गपशप लड़ाओ। और 12 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट है, अभी भी आपके पास इतना टाइम है। 12 घंटे अगर आप ढंग से पढ़ लोगे ना, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश करो यार, कोई नहीं हरा सकता आपको। और ये टेंशन मत लो यार कोरोना हो गया वो हो गया, न्यूज तो देखनी ही नहीं है यार आप लोगों को। मैं खुद न्यूज नहीं देखता, मतलब मैंने 10 दिन 15 दिन न्यूज देख ली, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने न्यूज देखना बंद कर दी। मतलब मैं सुबह न्यूज़पेपर देखता हूँ 15 मिनट, उसमें मोटी मोटी चीजें देखता हूँ, कौन मर रहा है, कितने मर गए, अमेरिका में क्या हो गया, ये सब चीजों पे दिमाग मत लगाओ यार, अपने मॉड्यूल पर दिमाग लगाओ आप। तो वो कहते हैं ना कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। हवा के रुख को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो आप जो है ना हवा के रुख को बदलो, अभी हवा के रुख को बदलने का समय है, किनारे आपके अपने आप बदलेंगे यार। मैं आपको बस यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। जो आपने सपने संजोए हैं, जो आपको अपने घर वालों के लिए करना है, उन सपनों के बारे में सोचें यार। और इस 2 महीने का जो टाइम आपको एक्स्ट्रा और मिल गया है, इसको फुल यूटिलाइज करो यार। मतलब मैं नहीं समझता कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और मन लगाकर पढ़ाई करिए यार, मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच। होप सो आप सबको आंसर मिल गया। और फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या सर को ही मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल, हम कोई सब दिक्कत नहीं हैं। है, बिल्कुल। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी मैसेज कर दो, चाहे इंस्टा पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं पर्सनली उसको बिल्कुल आपको सॉल्व करके दूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस।
थैंक यू सर। ओके जी, ओके ओके, और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।